डीएनए में अब हम आज से 17 वर्ष पहले भारत सरकार की द्वारा की गई एक गलती का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि कई बार गलतियां बड़ी महंगी पड़ती हैं। और ये गलती थी दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 के यात्रियों के बदले 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना। और इन्हीं आतंकवादियों में से एक था मसूद अजहर। और भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने इसी मसूद अजहर के खिलाफ पठानकोट हमले के आरोप में आज एक चार्जशीट दाखिल की है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस आतंकवादी को भारत ने खुद 17 वर्ष पहले छोड़ दिया था, उसी के खिलाफ आज चार्जशीट दाखिल की गई है। ये एक तरह से आतंकवाद का दुष्चक्र है जिसमें भारत बुरी तरह से फंस चुका है। हालांकि 1999 में जब आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को हाईजैक किया था, तब सरकार का पूरा ध्यान IC-814 नामक उस फ्लाइट के 190 यात्रियों की जान बचाने पर था। और इसीलिए 3 खूंखार आतंकवादियों की रिहाई का सौदा कर लिया गया था, जिसके बाद तीनों आतंकवादियों को बाकायदा हवाई जहाज में बैठाकर अफगानिस्तान के कांधार में छोड़ा गया था। और अब उन्हीं आतंकवादियों में से एक मसूद अजहर भारत के सीने पर कई बड़े घाव कर चुका है। इसलिए आज हमें यह विश्लेषण पूरे देश के लिए करना पड़ रहा है। अभी आपको बहुत सारी डिटेल सुननी है और जो कुछ आज मैं आपको बताऊंगा उसे ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद आपको यह एहसास होगा कि आतंक और आतंकवादियों के मामले में एक गलती आगे चलकर कितनी महंगी साबित होती है। NIA की चार्जशीट इस वक्त हमारे पास है। आज 101 पन्ने की चार्जशीट है जिसको हमने पढ़ा है। और NIA की इस चार्जशीट में क्या क्या लिखा हुआ है यह हम आज आपके लिए डिकोड करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस चार्जशीट के मुताबिक पठानकोट हमले के लिए कौन कौन से आतंकवादियों को आरोपी बनाया गया है। ये देखिए, ये चार्जशीट है, आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको पढ़कर धीरे धीरे बताऊंगा। पहला नाम है मसूद अजहर का। चार्जशीट में साफ साफ लिखा हुआ है कि मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का चीफ है और पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने ही हमला किया था और उन आतंकवादियों को मसूद अजहर ने ही निर्देश दिए थे। यानी इन आतंकवादियों का रिमोट कंट्रोल मसूद अजहर के पास था। इस चार्जशीट में दूसरा आरोपी है मुफ्ती राउफ असगर। ये मुफ्ती राउफ असगर का, ये मसूद अजहर का भाई है और जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ है। इस चार्जशीट में लिखा है कि मुफ्ती राउफ असगर पठानकोट आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं में से एक था और मुफ्ती राउफ असगर ने ही इस हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। और पठानकोट हमले में तीसरा आरोपी है शाहिद लतीफ, और यह भी पाकिस्तानी आतंकवादी है। शाहिद लतीफ जैश ए मोहम्मद का लॉन्चिंग कमांडर था और पठानकोट पर हमला करने वाले आतंकियों के साथ वो पाकिस्तान से लगातार कोऑर्डिनेट भी कर रहा था, यानी उन्हें पाकिस्तान से लगातार निर्देश दे रहा था। यहां एक बात बतानी बहुत जरूरी है कि शाहिद लतीफ 1993 में भारत में गिरफ्तार हो चुका था और सन 2010 में उसने अपनी सजा पूरी की और इसके बाद उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। यानी भारत में सजा पाने के बाद पाकिस्तान वापस जाकर शाहिद लतीफ फिर से भारत के ही खिलाफ आतंक फैला रहा है। यानी शाहिद लतीफ और मसूद अजहर, ये दोनों ऐसे आतंकवादी हैं जिन्हें हम गिरफ्तार कर चुके थे, जिन्हें हमने अपनी जेलों में डाल दिया था, लेकिन इन्हें जिंदा छोड़ना शायद एक बहुत बड़ी गलती थी। और आपने ये देखा होगा कि जैसे ही ये दोनों वापस पाकिस्तान पहुंचे, उसके बाद से इन्होंने क्या क्या करना शुरू किया, वापस भारत के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। और इनकी वजह से न जाने कितने जवान शहीद हुए हैं और न जाने कितने नागरिक मारे गए हैं। इस चार्जशीट में चौथा आरोपी है काशिफ जान उर्फ जान अली। 35 साल का काशिफ जान पाकिस्तान का रहने वाला है। यह जैश का मुख्य हैंडलर और साजिशकर्ता था। जान अली पठानकोट पर हमला करने वाले आतंकवादियों के साथ लगातार फोन के जरिए संपर्क में था। जान अली आतंकियों को निर्देश तो दे ही रहा था, साथ ही वो आतंकवादियों को हमले के लिए प्रोत्साहित भी कर रहा था, उनका मनोबल बढ़ा रहा था। NIA की इस चार्जशीट के मुताबिक पठानकोट हमले के साजिशकर्ता ये चारों आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं और बेरोक टोक भारत के खिलाफ अपना आतंक फैला रहे हैं, अपना जहर फैला रहे हैं। इन चारों के अलावा इस हमले में शामिल 4 अन्य आतंकवादियों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है। हालांकि ये चारों हमले में मारे गए थे। पहला आतंकी था नासिर हुसैन, जो पाकिस्तान के विहारी का रहने वाला था। दूसरा आतंकी था
हाफिज अबू बकर जो पाकिस्तान के गुजरांवाला का रहने वाला था। पठानकोट हमले में मारा गया तीसरा आतंकी था उमर फारूक जो पाकिस्तान के संघर का रहने वाला था। और चौथा आतंकी था अब्दुल कयूम जो पाकिस्तान के सुकूर का ही रहने वाला था। चार्जशीट में यह बात साफ साफ लिखी है कि चारों आतंकी पाकिस्तान के ही रहने वाले थे और चारों जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। चार्जशीट के मुताबिक इन आतंकवादियों ने भारत की सीमा में दाखिल होकर 2 वाहनों को सबसे पहले हाईजैक किया। इसके बाद इन वाहनों में सवार लोगों को उन्होंने घायल किया या उन्हें मार डाला। इसके बाद इन आतंकियों ने पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया। इस हमले में 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और इनमें से सुरक्षा बलों के 7 जवान थे, जबकि 38 लोग इस हमले में घायल भी हुए थे। इसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में ये चारों आतंकवादी मारे गए। एनआईए की चार्जशीट में मसूद अजहर और उसके आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। मसूद अजहर ने वर्ष 2000 में हरकत उल मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन से अलग होकर जैश ए मोहम्मद बनाया था। चार्जशीट में यह भी लिखा है कि इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक करने के बदले में जब मसूद अजहर को छोड़ा गया तो उसने तुरंत ही जैश ए मोहम्मद नाम का एक नया आतंकी संगठन बना लिया। चार्जशीट के मुताबिक इस आतंकी संगठन का मुख्य मकसद भारत में आतंकवाद फैलाना है और यह आतंकी संगठन भारत में कई बड़े आतंकवादी हमले कर चुका है। जैश ए मोहम्मद का पहला आतंकी हमला भारत की संसद पर वर्ष 2001 में किया गया था, आपको याद होगा। संसद हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु मसूद अजहर का ही आदमी था, लेकिन आपको हमारे ही देश में अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाने वाले तमाम लोग मिल जाएंगे। आपको याद होगा इसी देश की राजधानी दिल्ली में JNU में किस तरह अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगे थे। यानी जो आतंकवादी देश के टुकड़े करने का काम करते हैं, लोगों का खून बहाते हैं, उनकी वैचारिक फील्डिंग करने के लिए और उन्हें डिस्काउंट दिलवाने के लिए हमारे ही अपने देश के डिजाइनर, नेता, पत्रकार और बुद्धिजीवी तन मन धन से जुट जाते हैं। आज अगर आप इस चार्जशीट को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अफजल गुरु किस तरह से इसी जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता था, इसी मसूद अजहर के लिए काम करता था। इसी मसूद अजहर ने अफजल गुरु को संसद पर हमला करने के लिए भेजा था और सारे निर्देश यहीं से दिए जा रहे थे। इसके बावजूद हमारे देश में अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगते हैं। अफजल गुरु के जन्मदिन को मनाया जाता है, जिस दिन उसे फांसी दी गई उस दिन शोक जाहिर किया जाता है। संसद हमले के बाद से लेकर अब तक जैश ए मोहम्मद भारत पर कई बड़े हमले कर चुका है और कई लोगों की जान ले चुका है। जैश ए मोहम्मद को भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UAE, इंग्लैंड, अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में इस आतंकवादी संगठन पर कोई रोक नहीं है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं। उन्हें वहां पर रैलियां करने की छूट है, भाषण देने की छूट है, भारत के खिलाफ जहर उगलने की छूट है और आतंकी हमले करने के लिए चंदा इकट्ठा करने की छूट भी उन्हें वहां पर मिली हुई है। हालांकि मसूद अजहर को हमेशा चीन भी बचाता आया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने इस वर्ष 2 बार मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के लिए प्रस्ताव दिया था, लेकिन चीन ने इस पर आपत्ति की और UN में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत के प्रस्ताव को गिरा दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि आज चीन की सरकार भी इस चार्जशीट को ध्यान से पढ़े, इन सबूतों को ध्यान से देखे। लेकिन चीन से और पाकिस्तान से तो हमें इतनी शिकायत नहीं होनी चाहिए जितनी हमें खुद अपने घर के लोगों से शिकायत होनी चाहिए, खुद अपनी सरकारों से शिकायत होनी चाहिए, खुद अपने डिजाइनर, नेता, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों से शिकायत होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह के लोग, जैश ए मोहम्मद में काम करने वाले लोग भी यहां हमारे ही देश में अपने समर्थक किसी ना किसी तरीके से जुटा लेते हैं। चार्जशीट में यह भी लिखा है कि जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में अल रहमत ट्रस्ट के नाम से एक संस्था चलाता है, जो असल में सिर्फ एक दिखावा है। इस संस्था के माध्यम से जैश ए मोहम्मद लोगों से चंदा वसूलता है और फिर उसी चंदे से, उसी पैसे से भारत के खिलाफ आतंक फैलाता है। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स चलाता है, जहां आतंकियों को भारत के खिलाफ जिहाद फैलाने के लिए मसूद अजहर सहित कई सीनियर आतंकवादियों के भड़काऊ भाषण सुनवाए जाते हैं। और मैं आपको इसमें से कुछ पढ़कर भी बताना चाहता हूं। इसको आज हमने दिन भर पढ़ा है, इस चार्जशीट को, और
जब आप इसको पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने इस आतंकवादी को छोड़कर कितनी बड़ी भूल की थी। इसमें साफ साफ लिखा है कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग दीज टेररिस्ट आर मेड टू अंडरगो एक्सटेंसिव मोटिवेशनल, फिजिकल एंड टैक्टिकल ट्रेनिंग टू रेडिकलाइज देम टू प्रोवाइड मिलिट्री स्किल्स। और हर जगह अगर आप इसको पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड दैट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश-ए-मोहम्मद अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना मसूद अजहर हैज सेट अप ट्रेनिंग कैंप्स इन पाकिस्तान एंड पीओके। इसी चार्जशीट में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 का जो अपहरण हुआ था उसका भी जिक्र किया गया है। और अब आपको उन सबूतों के बारे में हम बताते हैं जिनमें यह पता चला कि पठानकोट हमले में पाकिस्तान से आए उन आतंकवादियों का कितना बड़ा हाथ था। चार्जशीट के मुताबिक पठानकोट हमले में मारे गए चारों आतंकियों के पास से मिले सामान से भी यह साबित होता है कि वो चारों पाकिस्तानी थे। इन आतंकवादियों के पास से खाना, कपड़े, जूते, हथियार और दवाएं मिली थी। इसके अलावा इन आतंकवादियों ने 2 पर्चियां भी छोड़ी थी, जिनमें से एक उर्दू में थी और दूसरी अंग्रेजी में थी। और इन पर्चियों पर क्या लिखा था मैं आपको पढ़कर बताता हूं। इन पर्चियों में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है और हो सकता है कि वो संदेश सुनने के बाद हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जो इन लोगों के समर्थन में आ जाते हैं, जो इन लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, शायद वो कुछ सीख ले लें। इसमें लिखा है, जैश-ए-मोहम्मद जिंदाबाद, तंगधार से लेकर सांबा, कठुआ, राजबाग और दिल्ली तक अफजल गुरु शहीद के जानेसार तुमको मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा लिखा है इसमें। आतंकवादियों से मिली हुई ये पर्ची साफ बताती है कि आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के थे और पठानकोट का हमला संसद पर हुए हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु की फांसी के विरोध में किया गया था। जी हां, वही अफजल गुरु जिसके समर्थन में हमारे देश के कुछ छात्र, कुछ पत्रकार, कुछ बुद्धिजीवी खुलकर खड़े हो जाते हैं और अफजल गुरु के लिए इंसाफ मांगने की कोशिश करते हैं। उसी अफजल गुरु के बारे में इन आतंकवादियों ने उर्दू में एक चिट लिखकर छोड़ी थी। ये कहते थे कि हम उसका बदला लेंगे। इस चार्जशीट के मुताबिक ये चारों आतंकी भारत पाकिस्तान सीमा के पास सिंबल बॉर्डर आउटपोस्ट से भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। सुरक्षा एजेंसियों को जांच के दौरान पाकिस्तान में बने हुए खाने के पैकेट्स सिंबल बॉर्डर आउटपोस्ट के जंगल से मिले थे। पिछले वर्ष 31 दिसंबर को रात करीब 9:30 बजे इन आतंकवादियों ने एक टैक्सी हाईजैक की थी, जिसका ड्राइवर था इकागर सिंह। आतंकवादियों ने इकागर सिंह का मोबाइल फोन छीन लिया और उसी के फोन से पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर काशिफ जान से बात की। चार्जशीट के मुताबिक आगे इन आतंकवादियों की गाड़ी का रावी नदी पर बने एक पुल पर एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद इन आतंकवादियों ने इकागर सिंह की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शव को झाड़ियों में छुपा दिया। इसके बाद ये आतंकवादी उसी क्षतिग्रस्त गाड़ी से पठानकोट तक पहुंचे और इस गाड़ी को एक सर्विस स्टेशन के बाहर छोड़ दिया। चार्जशीट के मुताबिक इसके बाद आतंकवादी गन्ने के खेतों में छिप गए और किसी दूसरे वाहन के आने का इंतजार करने लगे। इसके बाद इन आतंकवादियों ने पंजाब पुलिस के एक SP सलविंदर सिंह की गाड़ी हाईजैक की और उनकी गाड़ी से पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन की तरफ चले गए। आतंकवादियों ने गाड़ी में बैठे 3 लोगों को जबरदस्ती अंदर बैठाया और गाड़ी खुद चलाने लगे। आतंकवादियों ने इन लोगों से भी उनके मोबाइल फोन्स छीन लिए और पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स और अपने इस खास हैंडलर काशिफ जान से इन्हीं मोबाइल फोन्स के जरिए बात की। इसके बाद आतंकवादियों ने सलविंदर सिंह और उनके कुक मदन गोपाल के हाथ पैर बांधकर दोनों को पठानकोट के गुपुर सिमली गांव के जंगलों में छोड़ दिया। हालांकि आतंकी एक और व्यक्ति राजेश वर्मा को अपने साथ ले गए। इसके बाद राजेश वर्मा ने आतंकवादियों को बताया कि सलविंदर सिंह एक पुलिस अफसर है। आतंकवादियों ने यह बात पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर काशिफ जान को बताई, तो काशिफ जान ने आतंकवादियों को फिर से वापस जाकर सलविंदर सिंह को देखने को कहा। लेकिन जब तक आतंकी वापस आए, सलविंदर सिंह और उनका कुक मदन गोपाल किसी तरह से अपने हाथ खोलकर पास के गांव में चले गए थे, यानी वहां से भाग चुके थे। इसके बाद ये आतंकवादी फिर वापस पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन की तरफ वापस चले गए। इसके बाद ये आतंकवादी 1 जनवरी 2016 की सुबह 4 बजे के करीब अकलगढ़ गांव के पास पहुंचे। यह गांव पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के बेहद करीब है। इस गांव के पास आतंकवादियों ने राजेश वर्मा के हाथ बांधे
और उसे जान से मारने के इरादे से उसका गला रेत दिया, लेकिन राजेश वर्मा किसी तरह बच गए। उन्होंने खुद के हाथ किसी तरह से खोले और उसके बाद गांव में भाग गए। इसके बाद आतंकी पैदल ही एयरफोर्स स्टेशन की तरफ चले गए। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, वो आपको आज पता होनी चाहिए, और वो ये है कि ये आतंकवादी जब पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के अंदर घुसे तो ये पूरे दिन यानी पूरे एक दिन तक अंदर ही छिपे रहे और किसी को पता नहीं चला। चार्जशीट के मुताबिक चारों आतंकवादी एक नाले के पास छिपे हुए थे। 1 जनवरी 2016 को सुबह 8:40 पर इन आतंकवादियों से एक नासिर ने पाकिस्तान के टेलीफोन नंबर 923466746667 पर फोन किया। आतंकी नासिर से यह फोन पाकिस्तान के खयाम भट्टी नामक व्यक्ति को किया गया था, जो पाकिस्तान के सियालकोट में एक किराने की दुकान चलाता है। इसके बाद नासिर ने 1 जनवरी की ही सुबह 9:20 पर पाकिस्तान में एक और नंबर पर कॉल किया और यह नंबर था 92300957 इस नंबर पर कॉल करने के बाद आतंकी नासिर ने अपने बाकी साथियों की पहचान बताई। इसके बाद एक और टेलीफोन कॉल में इसी आतंकवादी नासिर ने एक महिला से बात करने की इच्छा जाहिर की, जिसे उसने अपनी मां बताया था। जिस व्यक्ति को नासिर ने फोन किया था उसने नासिर की उस महिला से बात करवाई, जिसे उसने अपनी मां बताया था। इसके बाद नासिर ने उस महिला से करीब 18 मिनट तक बात की। इस बातचीत में नासिर ने उस महिला को बताया था कि वो बुधवार यानी 30 तारीख को 2 बजे भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। नासिर ने उस महिला को बताया कि उसने 2 लोगों को मार दिया है। इसके बाद नासिर ने अपने भाई से भी बात की, जिसका नाम बाबर था। इसके अलावा उसने मुन्ना नाम के एक और आदमी से बात की थी। अपनी मां से बातचीत के दौरान नासिर ने मोबाइल फोन पर हो रही बातचीत रिकॉर्ड करने को कहा था। बातचीत के दौरान नासिर ने किसी उस्ताद जी का भी जिक्र किया और कहा था कि उसकी मौत के बाद उस्ताद जी उसकी वसीयत लेकर आएगा। नासिर ने उस महिला से यह भी कहा था कि उसकी मौत के बाद उसके दोस्तों के लिए एक दावत का आयोजन किया जाए। सोचिए इन आतंकवादियों की मंशा और इनकी मानसिकता कैसी होती होगी, जो ये कहते हैं कि उनकी मौत के बाद एक दावत का आयोजन किया जाए जिसमें उनके दोस्तों को बुलाया जाए। नासिर ने यह भी बताया था कि वो छिपे हुए हैं इस वक्त और आतंकी हमला करने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद आतंकवादियों ने 2 जनवरी की सुबह यह आतंकी हमला किया। एक आतंकवादी को छोड़ना सबसे बड़ी गलती होती है और यही गलती भारत ने 17 वर्ष पहले की थी।